second unit of RS preliminary syllabus. Main sources of Rajasthan history. According to syllabus, the first unit is prehistory of Rajasthan, archaeological sites. लेकिन सोर्सेज वाला जो मुझे लगा कि ये पहले लेना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. सोर्सेस ऑफ राजस्थान हिस्ट्री. एपिग्राफी, हमने पहले सेशन में इस बात को देखा था. एपिग्राफी, व्हाट डज मीन ऑफ एपिग्राफी? स्टडी ऑफ inscriptions. Study of inscriptions called epigraphy. So according to this slide, an inscription is a text or symbols such as letters or engravings carved or written on a durable surface like solid surface, stones हो सकता है, metal हो सकते हैं, or as a dedication in a book. They are commonly found on monuments, coins, tombs to commemorate, identify or provide historical records to reconstruct the past, human being, society, religion, polity and economics, whatever it is. ये रिकॉर्ड्स जिस जगह से हमें प्राप्त होते हैं, जिस भी फॉर्म में प्राप्त होते हैं, वो आपका रॉक स्टोन्स भी हो सकते हैं, रॉक इंस्क्रिप्शंस हो सकते हैं, केव इंस्क्रिप्शंस हो सकते हैं, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस हो सकते हैं. सारे के सारे ये इंस्क्रिप्शंस या अभिलेख कहलाते हैं. एंड स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन ये कहलाता है एपिग्राफी. क्लियर है? मेजर सोर्सेस टू नो हिस्ट्री ऑफ राजस्थान. राजस्थान के इतिहास को जानने के लिए जो प्रमुख साधन हैं, जो मेजर सोर्सेज हैं, इनमें पहला जो इंपॉर्टेंट है वो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज बेसिकली आर्कियोलॉजी या जिसको हम हिंदी में पुरातत्व कहते हैं, ये डिगिंग और एक्सकावेशन, खुदाई उत्खनन से प्राप्त रेजिडुअरी पार्ट हो सकता है, कॉइन्स हो सकते हैं. इसके अलावा ये पिलर्स पर, स्टोन्स पर, रॉक्स पर कई प्रकार के हमें रिकॉर्ड्स भी हो सकते हैं. सो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हम बेसिकली इंस्क्रिप्शंस लेते हैं, जो जिसकी स्टडी एपिग्राफी कहलाती है. कॉइन्स कहलाते हैं, स्टडी ऑफ कॉइन्स, न्यूमिस्मैटिक्स, मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स ले सकते हैं, आर्टिफैक्ट्स ले सकते हैं, मटेरियल रिमेन्स या रेजिडुअरी पार्ट ऑफ मेटलिस्टिक जो रिमेन्स होते हैं उनको भी हम इसके अंदर शामिल कर सकते हैं. लाइक जो रिमेन्स होते हैं, मॉन्यूमेंट्स के खंडर होते हैं मकानों के, आदि आदि. ठीक है? इसके अलावा यदि हम और आगे चलें, स्कल्पचर्स हो सकते हैं, पेंटिंग्स हो सकती हैं, यानी कि मूर्तियां हो सकती हैं, चित्र, मतलब पेंटिंग्स आर्ट के अंदर हम ले सकते हैं. इकोफैक्ट्स हो सकते हैं या बायोफैक्ट्स हो सकते हैं. क्लियर है? ये जैविक ऑर्गेनिक मतलब आर्टिकल्स पेपर इनको मानते हैं. लिटरेरी सोर्सेज की बात की जाए तो लिटरेरी सोर्सेज रिलीजियस भी होते हैं, नॉन रिलीजियस भी होते हैं. बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकंस्ट्रक्ट एंड टू नो अबाउट द पास्ट सोसाइटी. दोनों ही काफी महत्वपूर्ण होते हैं. लिटरेरी सोर्सेज में रिलीजियस भी है, नॉन रिलीजियस भी. इसके अलावा जो फॉरेन ट्रेवलर्स के जो डायरीज होते हैं, क्रॉनिकल्स होते हैं, उन्होंने जो कुछ भी लिखा, जो भी उन्होंने कहीं पर कोट किया है, कोट अनकोट, जो भी उनका होता है, वो भी इन्हीं सोर्सेज में माना जाता है. पहला मैं ले रहा हूँ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हम राजस्थान के वेरियस इंस्क्रिप्शंस, अभिलेखों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे. ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आप कॉइन्स को पढ़ते हैं या अन्य. अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज थोड़े से डिफर करते हैं लिटरेरी सोर्सेज से. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर मोर ऑथेंटिक एंड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स रादर देन लिटरेरी. क्योंकि लिटरेरी जो सोर्सेज होते हैं वो किसी भी राइटर की अपनी वो प्रेजुडिस्ड हो सकता है, वो ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है. जो राइटर लिखता है उसकी अपनी एक थिंकिंग प्रोसेस है, उसका अपना एक थॉट प्रोसेस है, उसकी अपनी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है, तो वो उससे इंस्पायर होकर लिख सकता है. सो ये इतना ऑब्जेक्टिव नहीं होता है. बेसिकली जो रिकॉर्ड्स होते हैं
ये रूलर्स या किंग्स के डायरेक्ट ऑर्डर्स होते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेटेजीज होती हैं, जैसे अशोक के काल की जितनी भी उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव जो जो आदेश थे, जो उसकी स्ट्रेटेजीज थी, उसकी नीतियां थी, क्लियर। ये स्ट्रेटेजी जो होती है ये इन्हें इनग्रेव किया जाता है विभिन्न स्टोन्स पर, पिलर्स पर। तो आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज हैं ये फिजिकल तो होते ही हैं, इसके अलावा पास्ट ह्यूमन एक्टिविटी, तो आप देख लीजिएगा, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर द फिजिकल मटेरियल एविडेंसेस ऑफ पास्ट ह्यूमन एक्टिविटीज यूज्ड टू रिकंस्ट्रक्ट हिस्ट्री, स्पेशली फॉर प्रीलिटरेट पीरियड्स। प्रीलिटरेट पीरियड्स का मतलब होता है बिफोर हिस्ट्री। हिस्ट्री वो दौर है ह्यूमन सोसाइटी की यात्रा का जब उसके पास अपनी लैंग्वेज थी, अपनी स्क्रिप्ट थी, जब उसके पास रिकॉर्ड्स आ चुके थे, जब उसने लिखना चालू कर लिया था, उनको उनका कलेक्शन करना चालू कर लिया था। उसके पहले का जो ह्यूमन बीइंग था, स्पेशली इन स्टोन एज और लिथिक एज, जिसको आप स्टोन एज कहते हैं, जिसको आप बार्बरिक एरा भी कहते हैं, असभ्य मानव का दौर भी कहते हैं, तो उस दौर में मनुष्य ने जो भी स्टोन इक्विपमेंट्स या स्टोन टूल्स को काम में लिया, क्लियर है। तो जो डिगिंग और एक्सकवेशन आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा जो खुदाई करके जो भी वस्तुएं रिमेन्स कलेक्ट की गई हैं, वो सब के सब आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के आर्टिकल्स होते हैं। तो ये ज़्यादा ऑथेंटिक होते हैं क्योंकि इनमें किसी प्रकार के फेरबदल की गुंजाइश नहीं रहती है, और ये राइटर या नरेटर की अपनी पर्सनल आइडियोलॉजी से भी इंस्पायर नहीं होते हैं, क्लियर है। इनमें पहला जो इंपॉर्टेंट है वो है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस रिकॉर्ड्स, इनके बारे में मैंने बार बार कहा कि इनकी स्टडी एपिग्राफी कहलाती है, क्लियर है। अच्छा, कॉइन्स होते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स हो सकते हैं, मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स हो सकते हैं। ये तो अपन ने अभी तक देख ही लिया है, तो आप इनको आराम से अपने नोट्स को पेन डाउन कर लीजिएगा, बार बार इसको रिपीट करने की मुझे जरूरत नहीं है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, असल में इंस्क्रिप्शंस की जब हम बात करते हैं, क्योंकि मैं जब नोट्स को तैयार करता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको कुछ और भी पढ़ने की डॉक्यूमेंट्स या बुक्स या रेफरेंस बुक्स, गाइड्स वगैरह पढ़ने की जरूरत ना पड़े। मैं मैटर ऑलरेडी इतना कलेक्ट करके रखता हूं, तो पर्सनली ये मेरे अपने नोट्स हैं, ई नोट्स या पीडीएफ के रूप में, लेकिन ठीक है, मैं आपके सामने भी रख रहा हूं। इनमें एक इम्पोर्टेंट है, एक रिकॉर्ड्स में एक काइंड है प्रशस्ति, जिसको यूलॉजी भी कहा जाता है। व्हाट डज मीन ऑफ प्रशस्ति? अब देखो, प्रशस्ति को आप हिंदी में बेहतर समझोगे। प्रशस्ति जो वर्ड आ रहा है, ये वर्ड आ रहा है सेल्फ प्रेज से, यानी कि आप कहेंगे प्रशंसा से। इसके लिए हिंदी में बड़ा शानदार शब्द है आत्मश्लाघा। आत्मश्लाघा मीन्स सेल्फ प्रेज। हर व्यक्ति अपने बारे में अच्छा सुनना पसंद करता है। तो जो जिन लोगों ने लिखा वो किसी राजा के की निगेटिविटी को कुछ नहीं रखा, डीमेरिट्स या उसकी जो निगेटिव अचीवमेंट्स थे उसके बारे में नहीं लिखा, उसके बारे उसकी जो ग्लोरीफाइड जो विक्ट्री थी, जो अचीवमेंट्स था, उनको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। तो रिकॉर्ड्स रिटन इन प्रेज ऑफ द किंग्स लाइक कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति इज द रिकॉर्ड्स ऑफ मेवाड़ महाराणा कुंभा, मेवाड़ महाराणा कुंभा। तो जो प्रशस्ति या यूलॉजी है, इनका उद्देश्य किसी राजा के अचीवमेंट्स को बहुत ग्लोरीफाइड करके बतलाना होता है। ये एक इंपॉर्टेंट इसके अंदर आता है। एंड अनदर थिंग इज पैलियोग्राफी। जनरली जब आप आरएस की किसी कोचिंग को पढ़ोगे या किसी कोचिंग में एडमिशन लोगे, उनके नोट्स वगैरह को देखोगे, टीचर्स को देखोगे, इतना एनालिटिकल अप्रोच के साथ इतना डेप्थ में जाना पॉसिबल नहीं होता है। एक और इंस्क्रिप्शंस की स्टडी में टर्म काम आती है पैलियोग्राफी। एंड अब पैलियोग्राफी क्या है उसको भी आप लोग समझिएगा। इफ एन इंस्क्रिप्शन इज अनडेटेड, जनरली जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं उनमें राजा, यदि राजा का है, प्री हिस्ट्री के यदि आर्कियोलॉजिकल आर्टिकल्स हैं तो वो तो जैसे स्टोन टूल्स हो गए
बोन टूल्स हो गए, रिजिडरी पार्ट हो गए, फॉसिल्स हो गए, है ना, बायोवेस्ट हो गए, ग्रेन्स के दाने वगैरह, सीड्स वगैरह हो गए। लेकिन जब मनुष्य या मानव जब सिविलाइज्ड हो गया था, उसने इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशंस को ऑर्गेनाइज्ड कर लिया था, जब उसके पास अपनी लैंग्वेज थी, अपने अपने स्क्रिप्ट थी, तो जब उसने जो रिकॉर्ड्स स्क्रिप्ट के जरिए लिखे, इवन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट और देवनागरी वॉट, जब लिखे, उनमें से कई अनडेटेड थे। जरूरी नहीं कि हर मनुष्य के लिए क्रोनोलॉजी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि हमने पोस्ट तुर्क, पोस्ट मतलब राजपूत एरा में, जैसे तुर्क एरा या मुगल एरा या ब्रिटिश एरा में देखा। तो इफ एन इंस्क्रिप्शन इज अनडेटेड, जिसके अभिलेख जिसके ऊपर किसी प्रकार की कोई ईयर, वर्ष, संवत या डेट नहीं है, क्लियर, इट कैन स्टिल बी अप्रोक्सीमेटली डेटेड थ्रू पैलियोग्राफी। तो यदि किसी अभिलेख पर कोई ईयर या कोई वर्ष अंकित नहीं है, तो भी हम एक अनुमान लगा सकते हैं, लगभग लगभग पहुंच सकते हैं कि ये अभिलेख किस काल का होगा। फिर हम उससे रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं सोसाइटी का, कि उस जमाने में कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर या सोसाइटी में कहां कहां पर क्या क्या हो रहा था। क्या पता नेबर स्टेट में जो राजा था, उन्होंने रिकॉर्ड रखा हो, जिस जगह की हम बात कर रहे हैं वहां से हमें जानकारी मिल जाए। तो ये जो ब्रांच है स्टडी साइंस की, वो पैलियोग्राफी कहलाती है। द स्टडी ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ स्क्रिप्ट्स, यानी कि विभिन्न लिपियों का अध्ययन पैलियोग्राफी कहलाता है। द स्टडी ऑफ वेरियस इंस्क्रिप्शंस इज एपिग्राफी, स्टडी ऑफ कॉइन्स इज न्यूमिस्मेटिक्स, एंड स्टडी ऑफ स्क्रिप्ट्स, वेरियस स्क्रिप्ट्स लाइक देवनागरी, लाइक खरोष्टी, लाइक ब्राह्मी is paleography. So paleography is very helpful to set the chronology of undated inscriptions. Clear है? तो ये मेरे हिसाब से काफी महत्वपूर्ण है। आप यदि पढ़ लोगे तो कभी ना कभी आपको एग्जाम में सामना करना पड़ सकता है। मेजर इंस्क्रिप्शंस ऑफ राजस्थान की यदि मैं बात करूं, क्योंकि मैंने जो आपसे प्रॉमिस किया था कि इस सेशन में, इन एपिसोड्स में, जो इंग्लिश मीडियम वाला मैंने बाइलिंगुअल जो ले रखा है, पीडीएफ में पूरा आपको अच्छी सेट लैंग्वेज के अंदर मैं प्रोवाइड करूँगा इंग्लिश के अंदर। बाकी आप लोगों के लिए मुझे नहीं लगता कि जो टीचिंग मैथडोलॉजी है उससे आपको सामना, मतलब किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं मेजर इंस्क्रिप्शंस ऑफ राजस्थान हिस्ट्री, जिसके द्वारा हम रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, हम जान सकते हैं पास्ट सोसाइटी के बारे में, पास्ट ह्यूमन बीइंग के बारे में। आइएगा एक एक करके हम उसे देखने का प्रयास करते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द वन मेजर सिग्निफिकेंट जो इंस्क्रिप्शन है इज ए बर्ली ग्राम इंस्क्रिप्शन। बर्ली और बर्ली याद रखना। ग्राम is a village. This inscription placed in Burli village in Ajmer district, and it is the second most oldest inscription in entire India after Priyava inscription, and it's a Brahmi script inscription. So another thing of this inscription is the oldest Brahmi script inscription in entire Rajasthan is Burli Gram or Burli Gram inscription 443 BC। तो बर्ली ग्राम या बर्ली ग्राम जो इंस्क्रिप्शन है, पहली बात तो ये 443 बिफोर क्राइस्ट बीसी का है, एडी नहीं है। ईसा के 443 साल पहले का अजमेर के बर्ली ग्राम से प्राप्त हुआ है। और इसे किसने प्राप्त किया? ऑब्टेन्ड बाय G.H. ओझा जी। G.H. ओझा यानी कि गौरीशंकर हीराचंद ओझा। क्लियर है? गौरीशंकर हीराचंद ओझा फाउंड दिस बर्लीग्राम इंस्क्रिप्शन, एंड दिस बर्लीग्राम इंस्क्रिप्शन वाज प्लेस्ड इन भिलो माता टेम्पल इन बर्लीग्राम इन अजमेर डिस्ट्रिक्ट। And Gaurashankar Hirachand Oza found from Bhilo Mata Temple in 1912 AD Burligram inscription.
It's a oldest Brahmi script inscription in Rajasthan and the second most oldest inscription in entire India. Clear? So next स्क्रिप्ट है इस इंस्क्रिप्शन का, इसको अपने बर्लीग्राम का, इसका जो ईयर है वो है 443 बिफोर क्राइस्ट BC। इसका स्क्रिप्ट है ब्राह्मी, लैंग्वेज है संस्कृत और संस्कृत। व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ दिस बर्लीग्राम इंस्क्रिप्शन? द फर्स्ट ब्राह्मी स्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ राजस्थान। अब जो मैंने आपसे बार बार जो कहा कि मेरी एक आदत है, मैं टीचिंग मैथडोलॉजी को मैंने पूरा प्रॉपर साइंटिफिक वे में रखा हुआ है। ये टीचिंग मैथडोलॉजी इतनी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए कि आपको बार बार चीज़ों को मेमोराइज नहीं करना पड़ेगा, बार बार चीज़ें इतनी बार रिपीट होंगी। जब बात आ रही है कि द फर्स्ट ब्राह्मी स्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ राजस्थान इज बर्लीग्राम इंस्क्रिप्शन, तो एक दूसरी बात ये निकल कर आती है कि द फर्स्ट पर्शियन लैंग्वेज इंस्क्रिप्शन ऑफ राजस्थान इज, सो ब्राह्मी लिपि इंस्क्रिप्शन हमारे सामने आ गया बर्लीग्राम, और अजमेर दरगाह जो लेख है देख लीजिएगा, द फर्स्ट पर्शियन लैंग्वेज इंस्क्रिप्शन ऑफ राजस्थान इज अजमेर इंस्क्रिप्शन 1200 AD। फारसी भाषा का अभिलेख राजस्थान का सबसे पुराना जो है वो 1200 AD का है, and it's Ajmer inscription, and the oldest Brahmi script inscription is Burligram inscription. I think that is very important thing about your forthcoming examination. ये काफी एग्जाम ओरिएंटेड टारगेट फैक्ट्स को नोट्स PDF और टीचिंग के जरिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ। प्लीज मुझे कमेंट अवश्य कीजिएगा कि आपको कैसा लग रहा है। क्लियर? दूसरी बात, ये तो पहला फैक्ट हो गया, राजस्थान ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन। ये राजस्थान का सबसे पुराना, सबसे पहला अभिलेख है, राजस्थान का ब्राह्मी लिपि का सबसे पुराना अभिलेख है और पूरे भारत का दूसरा अभिलेख है। द सेकंड ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन इन इंडिया आफ्टर द प्रियवा इंस्क्रिप्शन। क्लियर? प्रियवा इंस्क्रिप्शन इज मौर्यन इंस्क्रिप्शन, इवन मौर्यों से भी पहले का इंस्क्रिप्शन ये जाता है, बिफोर मौर्यन एज। सो द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर वाज चंद्रगुप्त मौर्य। तो भारत का सबसे प्राचीन जो सबसे ओल्डेस्ट जो इंस्क्रिप्शन है वो है प्रियवा इंस्क्रिप्शन, एंड आफ्टर दैट द सेकंड ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन इन इंडिया इज बर्लीग्राम इंस्क्रिप्शन 443 AD found by G.H. Ojha from Biloho Mata Temple in Burli village from Ajmer district। क्लियर है? स्पेसिफाइड जो इंफॉर्मेशन हमने गैदर करी, जो हमें मिली बर्लीग्राम इंस्क्रिप्शन से, दिस इंस्क्रिप्शन वाज रिटन इन वीर निर्वाणा संवत। व्हाट इज मीन ऑफ वीर निर्वाणा संवत? और वीर निर्वाणा संवत जो दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है वीर निर्वाणा संवत 84। वीर निर्वाणा संवत इज द ओल्डेस्ट संवत ऑफ इंडिया। क्लियर? संवत एक टाइम कैलकुलेशन, एक आप बिगिनिंग पॉइंट मान सकते हैं। वीर निर्वाणा संवत रेफर्स टू एंड बिलोंग्स टू श्री भगवान महावीर स्वामी जी लिबरेशन और निर्वाणा डे। वीर जो शब्द आ रहा है, वीर वर्ड बिलोंग्स टू महावीर भगवान महावीर स्वामी जी। क्लियर? वीर निर्वाणा, निर्वाणा इज मुक्ति और मोक्ष, लिबरेशन, यानी कि योर सोल एंड योर बॉडी इज डायरेक्टली कनेक्टेड एंड एसोसिएटेड। बट जो मुक्ति है, जो मोक्ष है, वो क्या है? सोल का देह से मुक्त हो जाना। तो जब महावीर स्वामी का मोक्ष हुआ, जब निर्वाण हुआ, उसके अगले दिन से वीर निर्वाणा संवत आरंभ हुआ है, एंड इट्स ओल्डेस्ट, सबसे भारत का सबसे प्राचीन संवत है। अब क्या क्वेश्चन यहां से बन रहा है, भारत का, राजस्थान का एकमात्र सिंगल वन इंस्क्रिप्शन ऑफ इंटायर राजस्थान हिस्ट्री
which is giving information about Veer Nirvana Samvat is Burligram inscription and dated 84 Veer Nirvana Samvat. यानी कि महावीर स्वामी जी के निर्वाण के इतने साल बाद, लगभग 83 साल बाद, जब 84 स्टार्ट हो गया, तब का ये अभिलेख है. नोट, वीर, अब क्या है वीर निर्वाणा संवत? वही जो मेरी अपनी एक टीचिंग स्टाइल कह लीजिए आप इसको. वीर निर्वाणा संवत और वीर संवत इज द ओल्डेस्ट chronological system in India, marking the liberation nirvana of Bhagwan Mahavir Swami Ji, the 24th Jain तीर्थंकर. महावीर स्वामी जी जो है जैन सेक्ट के, जैन रिलीजन के 24वें तीर्थंकर हैं. तीर्थंकर, तीर्थ इज अ रेगुलेशंस, लॉ, और कर माने कर्ता, पर्सन. तो जिन ग्रेट पर्सनालिटीज के ज्ञान को सुनकर या उनको फॉलो करके हम अपने जीवन को पार कर सकते हैं, निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, वो ज्ञानी व्यक्ति तीर्थंकर कहलाते हैं. तो 24 तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म इज भगवान महावीर स्वामी जी. सो इट commenced on October 7, 527 BC, beginning the day after Mahavir Swamiji's Nirvana. दिवाली के दिन उनका हुआ था. It is still used today. It is still used today, marking the Jain New Year और कार्तिक शुक्ला एकम. तो अब आप आइडिया लगाइएगा क्वेश्चन जो बनेगा, जो भी हिंदी इंग्लिश वाला जो भी इस क्लास को देख रहे हैं, और इस क्लास से सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हमारे सामने आ सकता है. राजस्थान का वो अभिलेख कौन सा है जिसमें महावीर स्वामी जी के निर्वाण से संबंधित वीर निर्वाणा संवत की जानकारी हमें प्राप्त होती है? इट इज बर्ली ग्राम अभिलेख. isn't it clear? नेक्स्ट, जो बर्ली ग्राम इंस्क्रिप्शन है वो हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? माध्यमिका चित्तौड़ वॉज अ जैन सेंटर. अब आप आइडिया लगाइएगा जैनिज्म का कितना एक्सपेंशन था उस. माध्यमिका वॉज द कैपिटल ऑफ शिवी जनपद. कैपिटल ऑफ शिवी जनपद माध्यमिका. लेकिन माध्यमिका को बर्ली ग्राम इंस्क्रिप्शन कह रहा है कि इट वॉज जैन, द फेमस पॉपुलर जैन सेंटर. ये जैन आस्था का, जैनिज्म का सबसे बड़ा सेंटर था मेवाड़ रीजन में. और यहां पर जिस एक वर्ड को, टर्म को काम में लिया जा रहा है, ज्योग्राफिकल टर्म को, माध्यमिका. माध्यमिका वॉज द मैन सेंटर, एपिक्स सेंटर ड्यूरिंग जनपद एरा. जो माध्यमिका वॉज द कैपिटल एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ शिवी जनपद. क्लियर है? और आज इस माध्यमिका को हम चित्तौड़ के नाम से जानते हैं. ये था पहला बर्ली ग्राम इंस्क्रिप्शन 443 डेटेड 443 एडी. और सबसे बड़ी बात, द ओल्डेस्ट inscription of Rajasthan, the first Brahmi script of inscription of Rajasthan, and the second oldest inscription in entire Rajasthan, and the single one inscription of Rajasthan which is describing, जो उल्लेख कर रहा है किसका? वीर निर्वाणा संवत 84 का. यह है सबसे महत्वपूर्ण है बर्लीग्राम इंस्क्रिप्शन. और इसी चीज से जुड़ी हुई एक बात और जो सामने आती है वो क्या है? The first Persian language inscription of Rajasthan is Ajmer inscription 1200 AD. यह भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है जानना. And another inscription is घोसुंडी inscription, सेम चित्तौड़ से. घोसुंडी इंस्क्रिप्शन. आप जब भी इस क्लास को देखें कमेंट अवश्य कीजिएगा. आपको अच्छा बुरा जो भी आपका फीडबैक है, मैं उस बारे में जा रहा, तो आप लोगों को देखना है कि मेहनत ठीक है या नहीं है. घोसुंडी इंस्क्रिप्शन ये 2nd सेंचुरी बीसी का है. क्लियर? चित्तौड़ से मिल रहा है. लैंग्वेज इसका संस्कृत है और इसकी स्क्रिप्ट सेम ब्राह्मी है, लाइक बर्लीग्राम इंस्क्रिप्शन. करंटली लोकेटेड, अब वर्तमान में घोसुंडी इंस्क्रिप्शन कहां पर है? उदयपुर म्यूजियम में. और जिस राजा के बारे में यहाँ जानकारी मिलती है, द मेंशन्ड किंग, वो है गजवंशी किंग सर्वतार. गजवंशी
अब इससे भी ये क्या आइडिया लगता है, हमें क्या जानकारी मिलती है कि ड्यूरिंग सेकंड century BC, मेवाड़ रीजन वॉज रूल्ड बाय गज डायनेस्टी। गज वंश के द्वारा ये इलाका शासित था। और यहां पर जिस गजवंशी शासक की जानकारी मिल रही है, किंग की जानकारी मिल रही है, विच इज सर्वताप। सिग्निफिकेंस क्या है? दिस इंस्क्रिप्शन इज द ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ राजस्थान गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट भागवत और वैष्णव सेक्ट। इट इज डायरेक्टली एसोसिएट विद द भगवान विष्णु। Sect which is associated with the Bhagwan Vishnu, devotees or worship is Bhagavad or Vaishnav sect. The first inscription of Rajasthan which is giving information about the Bhagavad and the Vaishnav sect is Ghosundi inscription, second century AD, not BC. याद रखना, second century BC, sorry, बिफोर क्राइस्ट। लेकिन पुराना बर्लीग्राम है, क्लियर। और उसके बाद हमें मिल रहा है राजस्थान में कौन सा? घोसुंडी इंस्क्रिप्शन, सेकंड सेंचुरी बीसी, बिफोर क्राइस्ट, 200 साल। आप मतलब कोई कंफर्म डेट नहीं आ रहा, कोई ईयर नहीं आ रहा, तो फिर हमें द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि सेकंड सेंचुरी बीसी ही लिखना है। गजवंशी किंग सर्वताप की जानकारी मिलती है इससे। और इसमें आपको भागवत और वैष्णव सेक्ट, इसके अलावा इसमें एक बात की और इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है, इसको कहा गया है पूजाशिला। वर्शिप स्टोन। पूजाशिला पद्धति, वर्शिप स्टोन मेथड की जानकारी भी एकमात्र जिस अभिलेख से मिलती है हमें राजस्थान में, वो घोसुंडी शिला लेख। असल में कंटेम्प्रेरी टाइम में, जैसे आप वैष्णव या भागवत सेक्ट की पूजा की जा रही है, तो किसी एक शिला को ईश्वर की प्राण प्रतिष्ठा मानकर उसकी जो पूजा सदियों तक की जाती थी, वो पूजा शिला माने चट्टान, जिसकी पूजा की जा रही है। तो बेसिकली हम जो सनातनी डिवोटीज हैं वो मूर्ति पूजा करते ही हैं, तो वो पूजा शिला या वर्शिप स्टोन की जानकारी हमें इसी से मिलती है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन जो हमें घोसुंडी इंस्क्रिप्शन से मिल रही है। गजवंशी रूलर सर्वतात हैड ऑर्गेनाइज्ड द अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ की का आयोजन ऑर्गेनाइज किया गया गजवंशी सर्वतात के द्वारा। तो द ओल्डेस्ट inscription of Rajasthan which is giving information about the Ashwamedh Yajna is Ghosundi inscription, and which was organized by Gaj dynasty ruler सर्वतात। क्लियर है? सोम जो शासक है वो मालो जनपद से है। मेंशन ऑफ वर्शिप ऑफ वासुदेवा एंड संकर्षण। संकर्षण को बलराम कहा गया, वासुदेव इज श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण की पूजा वही भागवत और वैष्णव, क्योंकि अवतार थे विष्णु के, श्री कृष्ण और संकृष्ण। तो श्री कृष्ण यानी कि वासुदेव और बलराम यानी कि संकृष्ण की पूजा की आरंभिक जानकारी भी हमें घोसुंडी शिलालेख से मिल रही है। हमें सेकंड सेंचुरी बीसी हमें वर्शिप स्टोन और पूजाशिला पद्धति की जानकारी इससे मिल रही है। हमें अश्वमेध यज्ञ की जानकारी इससे मिल रही है। भागवत और वैष्णव सेक्ट की जानकारी भी इससे मिल रही है। क्लियर है? नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू दिस इंस्क्रिप्शन किंग सर्वतात, जिसने कि अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, किंग सर्वतात ऑफ गजवंशी हैड ऑर्गेनाइज्ड अश्वमेध यज्ञ। अच्छा ठीक है, ये बार बार रिपीट हो गया, ठीक फाइन, ये हम लोग देख चुके हैं। द वर्ड वर्शिप स्टोन यानी कि पूजाशिला, the word worship stone or puja shila, it is used as Vishnu shila, is used as Vishnu shila. So puja shila और विष्णु शिला और वर्शिप स्टोन, इनकी जानकारी भी हमें इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट जो इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है घोसुंडी इंस्क्रिप्शन और शिलालेख फ्रॉम चित्तौड़, सेकंड सेंचुरी बीसी। ये था इस सेशन का, इस एपिसोड की इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड टारगेट फैक्ट्स वाली जानकारी।
काफ़ी लेट नाइट में क्लासेस आप लोगों को अपलोड की जाती है। काफ़ी मैं कोशिश कर रहा हूँ, काफ़ी पैशनफुली चलते हुए आप लोगों को जितना मैं वक़्त गँवाएँ एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी करवा सकूँ। प्लीज़ कमेंट अवश्य करिएगा इस सेशन के लिए। नेक्स्ट सेशन तक इंतज़ार कीजिएगा, तब तक के लिए हैव अ गुड डे। बाय।